नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। हम जो भी विषय यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी विस्तृत पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे ज़रूर फॉलो करें। आज है 25 जनवरी 2026 और ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स का भाग 1। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके लिए एक रिवीजन की तरह हों, पर हमारी कोशिश रहेगी कि हर विषय में एक नया नजरिया मिले, एक नई सोच मिले। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे विटामिन B1, खनन से जुड़े टेलिंग्स पर भारत की पहली नीति, रेलवे का नया ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोल और भी बहुत कुछ है। तो चलिए इस जानकारी के सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और सेहत की। हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है, लगभग 3.25 लाख लोगों पर। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि विटामिन B1, जिसे थायमीन भी कहते हैं, हमारी आंतों की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मतलब कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं का कनेक्शन एक ही जगह से हो सकता है। ये सुनने में तो मामूली लगता है, पर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। विटामिन B1 सिर्फ एक गोली नहीं है, ये हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं, इंजन ऑयल है। इसका मुख्य काम है हमारे खाने को, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स को, ऊर्जा में बदलना। अच्छा। अगर ये न हो तो शरीर की मशीनरी ठप पड़ जाएगी। नर्वस सिस्टम से लेकर दिल और मांसपेशियों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि शरीर इसे स्टोर नहीं कर सकता। ओह, इसीलिए रोजाना इसे लेना जरूरी है, जैसे ब्राउन राइस, मेवे या सोयाबीन से। और अगर ये ना मिले तो हमने बेरी-बेली नाम की बीमारी के बारे में पढ़ा है, जो इसकी कमी से होती है। हाँ, बेरी बेरी तो है ही, लेकिन एक और गंभीर स्थिति है, वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम। ये अक्सर ज्यादा शराब पीने वालों में देखी जाती है। अच्छा। इसमें इंसान की याददाश्त चली जाती है, वो कंफ्यूज रहने लगता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये सिर्फ एक विटामिन की कमी का मामला नहीं है, ये एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है। सही बात है। चलिए सेहत की बुनियाद से अब देश की बुनियाद पर आते हैं, यानी हमारे खनिज संसाधन। सरकार ने देश की पहली टेलिंग्स नीति की घोषणा की है। अब ये टेलिंग्स शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार अब कचरे में खजाना ढूंढ रही है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी खदान से अयस्क, मान लीजिए तांबा, निकालते हैं तो उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत सारा मलबा या कचरा निकलता है। इसमें पिसी हुई चट्टान, कुछ केमिकल और पानी का घोल होता है। इसी मलबे को टेलिंग्स कहते हैं। सालों से हम इसे बड़े बड़े बांध बनाकर जमा करते आ रहे हैं, जो एक तरह से पर्यावरण के लिए टाइम बॉम्ब जैसा है। तो इस नई नीति में ऐसा क्या खास है जो इसे बदल देगा? खास ये है कि अब हम इस कचरे को कचरा नहीं, बल्कि एक द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स मान रहे हैं। अच्छा। विज्ञान बताता है कि तांबे के टेलिंग्स में सोना, चांदी, सेलेनियम जैसी कीमती धातुएं भी हो सकती हैं। जस्ता के मलबे में जर्मेनियम मिल सकता है। ओह। यह नीति कहती है कि अब इन टेलिंग्स की भी नीलामी होगी, ताकि कंपनियां इनमें से इन महत्वपूर्ण खनिजों को निकाल सकें। ये तो कमाल का आइडिया है। इसका मतलब जो चीज पर्यावरण के लिए खतरा थी, वही अब हमारी अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। बिल्कुल, क्योंकि लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज तो बैटरी और सोलर पैनल्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसमें चुनौती भी है। वो क्या? इन खनिजों को टेलिंग से निकालना तकनीकी रूप से जटिल और महंगा हो सकता है। इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद बना पाते हैं। तकनीक की बात चली है तो रेलवे की एक नई पहल पर आते हैं। विशाखापट्टनम स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर क्या एक रोबोट वाकई में भीड़ भरे स्टेशन को संभाल सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, अर्जुन को RPF जवान की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। ये पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक है। अच्छा। सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं, 24 घंटे प्लेटफॉर्म पर गश्त लगा सकता है, चेहरे पहचान सकता है, कहीं आग या धुआं देखे तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकता है। ये हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु में घोषणाएं भी कर सकता है। मतलब ये एक तरह का हाईटेक चौकीदार है। आप कह सकते हैं ये RPF की आंख और कान की तरह काम करेगा, जिससे वे ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे सके। हाँ, इसमें मानवीय सूझबूझ नहीं है,
लेकिन ये यात्रियों से नमस्ते कर सकता है, जवानों को सैल्यूट भी करता है। दिलचस्प है। ये एक प्रयोग है ये देखने का कि तकनीक और इंसान मिलकर सार्वजनिक सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तकनीक और इंसान के तालमेल से अब प्रकृति और इंसान के तालमेल पर आते हैं। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व से एक बहुत अच्छी खबर आई है। वहां पहली बार एक दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ता यानी ढोल देखा गया है। ये क्यों इतनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ढोल का दिखना किसी जंगल की स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट माना जाता है। अच्छा। इसका वैज्ञानिक नाम कुऑन एल्पाइनस है और इसे व्हिस्लिंग डॉग भी कहते हैं। ये झुंड में शिकार करते हैं और आपस में बात करने के लिए भौंकने की बजाय एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकालते हैं। सीटी जैसी आवाज? जी। सोचिए, जंगल में शिकारियों का एक झुंड जो सीटी बजाकर एक दूसरे से संवाद कर रहा हो। और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? यूपीएससी के लिहाज से ये जानना जरूरी है। ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। बाघों की तरह ये भी बड़े शिकारियों में गिने जाते हैं। रातापानी में इनका दिखना ये बताता है कि वहाँ शिकार के लिए पर्याप्त जानवर है और जंगल का इकोसिस्टम संतुलित है। ये तो वाकई संरक्षण के प्रयासों की एक जीत है। संरक्षण की एक और जीत की कहानी गंडक नदी से आ रही है। सुनने में आया है कि चंबल के बाद अब गंडक देश में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा घर बन गई है। जी हाँ, और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। गंडक, जिसे नारायणी भी कहते हैं, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए भारत में आती है। इसी नदी के बेसन में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। कुछ साल पहले तक यहाँ घड़ियालों की संख्या बहुत कम थी। तो ऐसा क्या बदला कि आज ये उनका पसंदीदा ठिकाना बन गया है? बदला ये कि संरक्षण के लगातार प्रयास हुए। घड़ियाल, जिनका वैज्ञानिक नाम गैविएलस गैंगेटिकस है, साफ पानी के संकेतक होते हैं। अच्छा। नर घड़ियाल की थूथन पर जो घड़े जैसा उभार होता है, उसी से इसका नाम घड़ियाल पड़ा। ये प्रजाति IUCN की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओह, काफी गंभीर स्थिति है। जी। तो गंडक में रेत के किनारों को सुरक्षित किया गया, प्रदूषण पर नियंत्रण लगा और स्थानीय समुदायों को जागरूक किया गया। ये सफलता दिखाती है कि अगर सही नियत से काम किया जाए तो हम अपनी सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों को भी वापस ला सकते हैं। एक तरफ हम नदियों को बचा रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियों पर बने बांध विवाद का कारण बन रहे हैं। हाल ही में हिमाचल का पांडो बांध चर्चा में है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला क्या है? ये राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का एक क्लासिक मामला है। पांडो बांध ब्यास नदी पर बना है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि यहाँ से ब्यास नदी के पानी को सुरंगों के जरिए सतलुज नदी में डाला जाता है, जिससे बिजली बनती है। ठीक है। विवाद तब शुरू हुआ जब BBMB ने मॉनसून के दौरान गाद वाला यानी सिल्ट से भरा पानी सतलुज में छोड़ दिया। अच्छा। पंजाब का कहना है कि ये उनके हिस्से के पानी को प्रदूषित कर रहा है और सतलुज के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो डाउनस्ट्रीम राज्यों के अधिकारों का सवाल उठता है। सही बात है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी PLI यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत व्हाइट गुड्स के लिए 5 और कंपनियों को चुना गया है। ये योजना है क्या और इसका मकसद क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सरकार AC और LED लाइट बनाने वाली कंपनियों से कह रही है, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सामान बनाइए, यहीं पर उसके पुर्जे बनाइए, बाहर से आयात मत कीजिए। आप पिछले साल के मुकाबले जितनी ज्यादा बिक्री करेंगे, हम उस बढ़ी हुई बिक्री पर आपको 4 से 6% का कैशबैक या इंसेंटिव देंगे। तो ये मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारने का एक सीधा तरीका है। हाँ, इसका लक्ष्य यही है कि भारत सिर्फ इन चीजों को असेंबल करने वाला देश ना बनकर इनके कंपोनेंट्स बनाने का एक ग्लोबल हब बने। इससे रोजगार बढ़ेगा और आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। बिल्कुल। हालांकि असली चुनौती ये देखने में होगी कि क्या ये योजना वाकई में गहरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विकास करती है या कंपनियां सिर्फ सब्सिडी के लिए असेंबली लाइनें लगाती हैं। सरकारी योजनाओं से अब सम्मान की बात करते हैं। 2026 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हो गई है। ये पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन गुमनाम नायकों को सम्मानित करता है जो आपदा के समय अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। इस साल संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को
और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि भी काफी बड़ी है। संस्था को 51 लाख और व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छी शर्त है। क्या? संस्था को मिलने वाली राशि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए ही किया जा सकता है। अरे वाह! यह सुनिश्चित करता है कि पुरस्कार का पैसा वापस उसी काम में लगे जिसके लिए सम्मान मिला है। एक और महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसने हाल ही में 11 साल पूरे किए हैं। इन 11 सालों में क्या बदला है? क्या यह योजना सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है या इसने सच में कुछ हासिल किया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब 2015 में ये योजना शुरू हुई की तो इसका मुख्य फोकस गिरते लिंगानुपात को रोकना और लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना था। यह 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल थी: महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा। और अब क्या बदलाव आया है? अब इस योजना का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। इसमें अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी जोड़ दिया गया है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब सरकार का फोकस सिर्फ लड़कियों को बचाने और पढ़ाने पर नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। लक्ष्य अब सिर्फ सर्वाइवल से शिफ्ट होकर सशक्तिकरण पर आ गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी, ये दिखाता है कि योजना समय के साथ विकसित हुई है। और आज का हमारा आखिरी विषय तकनीक और शासन के एक शानदार संगम से जुड़ा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अन्न चक्र पहल को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फ्रांस एडलमैन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट चुना गया है। इसे ऑपरेशंस रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आखिर ये अन्न चक्र है क्या? अन्न चक्र असल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के लिए बनाया गया एक गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स? हाँ, यह एक सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि एफसीआई के गोदाम से राशन की दुकान तक अनाज पहुंचाने का सबसे छोटा, सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता कौन सा है। ये तो बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली लग रहा है। ये है भी। इसे सरकार, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया है। ये एडवांस्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करता है। इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हो रही है, समय बच रहा है और अनाज की बर्बादी और चोरी भी कम हो रही है। कमाल है। इसे पीएम गति शक्ति और रेलवे के सिस्टम से भी जोड़ा गया है। ये गवर्नेंस में डेटा ड्रिवन अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने प्रकृति के संरक्षण से लेकर तकनीक के इस्तेमाल तक और सरकारी योजनाओं के विकास से लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने वाली नीतियों तक कई अहम पहलुओं पर बात की। इन सभी को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने अन्न चक्र की बात की जो लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला रहा है ताकि सही समय पर अनाज सही जगह पहुंचे। हाँ, क्या हम इसी तकनीक, इसी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को दूसरे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, क्या अन्न चक्र जैसा कोई सिस्टम आपदा प्रबंधन के लिए बनाया जा सकता है ताकि सिक्किम जैसी जगहों पर राहत सामग्री सबसे तेजी से पहुंच सके? ये तो बहुत अच्छा विचार है। या वन्यजीव संरक्षण के लिए ताकि गंडक नदी बेसिन में एंटी पोचिंग टीमों को सही समय पर सही जगह पहुंचाया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों की सफलताओं को एक दूसरे से जोड़ना शायद यही भविष्य का रास्ता है। वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विचार है सोचने के लिए। आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण बातचीत के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।